स्टूडेंट। तो क्लास 10th में आज हम फिर सामाजिक अध्ययन में सामाजिक विज्ञान में नागरिक शास्त्र का तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे, लोकतंत्र और विविधता। तो इसके पहले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, मैक्सिको की जो कहानी थी उसके द्वारा हमने जानने की कोशिश की थी किस तरह से अश्वेतों के साथ बुरा व्यवहार किया जाता था और उन अश्वेतों ने अपनी बातों को ओलंपिक के जरिए ओलंपिक समारोह में उन बातों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर रखा था, जिसके लिए उन्हें काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा। और इसके आगे हमने जाना कि किस तरह से समाज में विविधताएं पाई जाती हैं, सिर्फ जन्म के आधार पर नहीं बल्कि अपने पसंद के आधार पर भी सामाजिक विविधताएं पाई जाती हैं। तो आज जो हमको पढ़ना है इसमें वो है विभिन्नताओं में सामंजस्य और टकराव। पहला जो पॉइंट है, विभिन्नताओं में सामंजस्य और टकराव। देखिए, जो सामाजिक विभाजन है, सामाजिक विभाजन तब होता है, कब होता है सामाजिक विभाजन? तब होता है जब कुछ सामाजिक अंतर, जब उस देश के कुछ सामाजिक अंतर दूसरे अनेक विभिन्नताओं से ऊपर तथा बड़े हो जाते हैं। जब उस देश की सामाजिक अंतर जो होता है दूसरे अंतर से बड़ा हो जाता है, तब उस देश में क्या होता है, किसी भी देश में किसी भी राज्य में सामाजिक विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाती है। जैसे कि अमेरिका का उदाहरण है, अमेरिका में जो श्वेत लोग थे और अश्वेत, श्वेत और अश्वेतों का सामाजिक विभाजन बन गया था। अमेरिका में क्या हुआ, श्वेतों का और अश्वेतों का सामाजिक विभाजन बन गया। क्यों? क्योंकि जो श्वेत लोग थे तो वो तो धनवान थे, उनके पास वो हर प्रकार की उनके पास क्या कहते हैं संपन्नता थी, लेकिन जो अश्वेत लोग थे वे क्या थे, गरीब थे। अश्वेत लोग गरीब थे, वे बेघर थे और उनके सामने अनेक समस्याएं थी। तो ये समस्याएं उस समय बन गई। जैसे भारत में क्या होता है, भारत में जो छोटे जाति के थे, अछूत जिन्हें कहा जाता है, तो अछूतों या कोई और क्या कहते हैं, दलित, अछूत या दलित जो लोग थे वो भी क्या थे, उनके पास भी, वो भी गरीब थे, उनके पास भी खेत नहीं थे। और तो ये समस्याएं थी, जो वो भी क्या थे, समाज से अलग थे, उनके साथ भी वैसा ही व्यवहार किया जाता था, उनके साथ भी बुरा व्यवहार किया जाता था। जैसे अमेरिका में अश्वेतों के साथ जो व्यवहार किया जाता था वही व्यवहार भारत में अछूतों के साथ या दलितों के साथ किया जाता था। तो वे समाज से एक तरह से अलग थलग हो पड़ गए थे। तो जब एक तरह का सामाजिक अंतर अन्य अंतरों से महत्वपूर्ण हो जाता है तो लोगों को महसूस होने लगता है कि वे उस समाज से अलग हैं। तो उस समय ये समस्या या दिक्कत होती है। जैसे कि देखिए, जैसे अगर एक सी समस्या है, यानी अगर एक सी सामाजिक असमानताएं कई समूहों में मौजूद हों, अगर एक सी सामाजिक असमानताएं मतलब कि समाज में एक असमानता है और उस समाज के कई समूहों में वह मौजूद है, तो लोगों के लिए अलग पहचान बनाना मुश्किल हो जाएगा। मतलब ये कि समाज में तो कई समुदाय के लोग रहते हैं और अगर एक असमानता है समाज में और पूरे समुदाय में फैली हुई है तो उस समूह के लोगों को, उन समुदायों को अलग पहचान बनाना मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऐसे मुद्दे पे, इसका मतलब ये होगा कि एक मुद्दे के कई समूह के हित हैं, एक मुद्दे से एक मुद्दा जो होगा उसका जो हित होगा कई समूहों के लोगों का होगा। वही दूसरी बात ये होगा कि दूसरा उसमें अंतर क्या होगा कि दूसरा मुद्दा हो गया तो उन दोनों में विभिन्नताएं पाई जाने लगेंगी। तो ऐसा होता है कि अगर समाज में कोई असमानता है और उस समाज में कई समूहों के लोग रहते हैं तो उस समय दोनों में अलग अलग समूहों में अंतर कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसा उस समय होता है जब समाज में असमानताएं पाई जाती हैं। देखिए, आज के जो अधिकतर समाज हैं कई किस्म के विभाजन दिखाई देते हैं, यानी कि अधिकतर, जैसे हम उदाहरण के द्वारा हम जानने की कोशिश करेंगे। यूरोप के दो देश हैं, एक उत्तरी आयरलैंड है और दूसरा नीदरलैंड। अब देखिए इसमें कैसे इन दोनों में अंतर पाया गया है। ये दोनों देश क्या है, यूरोप के देश हैं और दोनों देश जो हैं वो हम कह सकते हैं कि ईसाई बहुल देश हैं। यानी कि इन दोनों देशों में कौन सी
कौन सा धर्म है? ईसाई धर्म। उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड ये क्या है? ईसाई धर्म है। अब देखिए अब अंतर क्या है कि जो उत्तरी आयरलैंड है, उत्तरी आयरलैंड में धर्म और जात, धर्म और वर्ग में अंतर है। उत्तरी आयरलैंड में धर्म और वर्ग के आधार पे अंतर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कैथोलिकों की संख्या ज्यादा है। उत्तरी आयरलैंड में कैथोलिकों की संख्या ज्यादा है और कैथोलिक लोग गरीब हैं। उत्तरी आयरलैंड में जो है कैथोलिक लोग गरीब हैं। जो ईसाई धर्म है दो भागों में बटा होता है। जैसे हिंदू धर्म में बहुत सारे धर्म, हिंदू धर्म कई भागों में बटा होता है, इसके कई भाग होते हैं। उसी तरह से ईसाई धर्म के दो भाग हैं, एक है कैथोलिक और दूसरा होता है प्रोटेस्टेंट। तो ईसाई धर्म के दो भाग हैं, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। तो जो उत्तरी आयरलैंड है वहां पे कैथोलिकों का जो समूह है वो काफी गरीब है और इनके साथ काफी बुरा व्यवहार किया जाता है। वैसा ही जैसा कि भारत में उन जाति निम्न जातियों के भारत में निम्न जातियों के साथ, और जैसा कि अमेरिका में किया गया श्वेतों के साथ, तो वैसा ही कैथोलिकों के साथ किया जाता है। इनके साथ काफी बुरा व्यवहार किया था। वहीं जो दूसरा नीदरलैंड है, यहाँ पे प्रोटेस्टेंट, यहाँ पे धर्म और वर्ग के आधार पे ज्यादा असमानताएं नहीं है। आयरलैंड में धर्म और वर्ग के आधार पर असमानताएं, नीदरलैंड में ऐसा नहीं है। क्योंकि यहाँ पे तो प्रोटेस्टेंट धर्म है और यहाँ पे ज्यादा कौन है? प्रोटेस्टेंट धर्म वाले। और इन यहाँ पे स्थिति क्या है कि नीदरलैंड में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों हैं, लेकिन अंतर यह है कि यहाँ पे गरीब और अमीर दोनों जातीय समूहों में है। कैथोलिकों में भी ज्यादा गरीब और धनी है और प्रोटेस्टेंट में भी गरीब और धनी है। जबकि उत्तरी आयरलैंड में क्या है, यहाँ पे जो कैथोलिक है, उत्तरी आयरलैंड में जो कैथोलिक है वो ज्यादा गरीब है। हो सकता है प्रोटेस्टेंट धनवान हो और कैथोलिक गरीब हो, लेकिन यहाँ पे क्या है कि दोनों में समानता है। कैथोलिक भी गरीब है, प्रोटेस्टेंट भी गरीब है, और कुछ कैथोलिक भी धनी है, प्रोटेस्टेंट भी धनी है। तो इस तरह से नीदरलैंड में ये सारी समस्याएं नहीं है। और इसी के कारण हमेशा क्या होता है कि उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंटों के बीच हमेशा हिंसा होता रहता है, जिसके कारण काफी लोग मारे जाते हैं। यानी कि ये समस्या जो है वो नीदरलैंड और आयरलैंड में काफी समय से प्रचलित है कि कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में हमेशा हिंसा होता रहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सामाजिक जो असमानताएं वो काफी देखने को मिलती हैं। ये नीदरलैंड और आयरलैंड में आपस में ही अंतर पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है कैथोलिक ज्यादा गरीब है, जबकि यहाँ पे कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट धनी भी है और गरीब भी है। तो ये दोनों असमानताएं पाई जाती है, जिसके कारण इन दोनों देशों के जो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के लोग हैं, धनवान और गरीब लोग, आपस में क्या होता है, आपस में हिंसा होता रहता है। अब है इसके बाद देखिए आज का जो अधिकतर क्या कह सकते हैं कि कई किस्म का विभाजन, मतलब आज के समाज में कई किस्म के विभाजन होते हैं। जो विभाजन जैसे पिछले वीडियो में हमने क्या विभाजन जन्म के आधार पे, पसंद के आधार पे, अपने चुनाव के आधार पे होता है। तो आज के समाज में जो विभाजन होता है वो कई प्रकार की, जैसे कि विभाजन की जो स्थिति है, जैसे भारत एक बड़ा देश है, भारत एक विशाल देश है, भारत में विभिन्न समुदायों के लोग रहते हैं। भारत एक बड़ा देश है और भारत में विभिन्न समुदायों के लोग रहते हैं, विभिन्न जातियों के लोग रहते हैं, विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, यहाँ तक कि विभिन्न संस्कृतियों के लोग रहते हैं। विभिन्न देशों से आके लोग यहाँ पे बसे हुए हैं, वे अलग अलग संस्कृति के हैं। तो भारत बड़ा देश है, यहाँ पे विभिन्न समुदायों के लोग रहते हैं। वही बेल्जियम जो है, जो हम पहले अध्याय में पढ़े थे, बेल्जियम एक छोटा सा देश है जो हरियाणा इतने बड़ा है। तो बेल्जियम में भी विभिन्न समुदायों के लोग रहते हैं। भारत तो बड़ा देश है, भारत में विभिन्न समुदायों के लोग रहते ही हैं, इसके साथ साथ बेल्जियम में भी विभिन्न समुदायों के लोग रहते हैं। इसके अलावा जो है जर्मनी और स्वीडन है, जर्मनी और स्वीडन जो है वो समरूप समाज के हैं। जर्मनी और स्वीडन एक समरूप समाज के हैं, वहाँ की संस्कृति एक तरह की है। और उसके अलावा भी वहाँ की संस्कृति एक तरह की होने के बावजूद क्यों वहाँ पे भी विभिन्नताएं धीरे धीरे फैलती जा रही हैं। क्यों? क्योंकि जो जर्मनी और स्वीडन है, उन देशों में विभिन्न देशों के लोग, विभिन्न देशों के नागरिक वहां पे जाकर रहना स्टार्ट कर दिए, जिससे क्या हो रहा है कि वे अपनी संस्कृतियों को, जैसे कि भारत के लोग, बहुत सारे भारत के लोग जर्मनी में जाकर बस गए हैं। अब इससे क्या होता है कि भारत की जो संस्कृति है वो कहाँ जाती है? जर्मनी में जाती है। पाकिस्तान के लोग जाके जर्मनी में बस गए हैं, तो पाकिस्तान की संस्कृति कहाँ जाएगी? जर्मनी में जाएगी। तो उससे क्या होता है, उन देशों में
वे अपने संस्कृति का प्रचार करते हैं, अपने संस्कृति का को बढ़ावा देते हैं। जैसे भारत के लोग अगर किसी भी देश में जाएंगे, अमेरिका में गए, ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे, तो वे अपने संस्कृति का प्रचार करेंगे, बढ़ावा देंगे। तो इस तरह से क्या होता है कि उन देशों में विभिन्नताएं भी बढ़ती जाती हैं, जाति विभिन्नताएं बढ़ती हैं और धार्मिक विभिन्नताएं बढ़ती हैं। तो इस समय वर्तमान समय में कोई भी देश ऐसा नहीं है, हम ये कह सकते हैं कि एक दो देश को अगर छोड़ दिया जाए तो लगभग कोई भी देश ऐसा नहीं है जहां पे संस्कृतियों में विभिन्नताएं न पाई जाती हों। उन देशों में विभिन्नताएं पाई जा रही हैं। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि एक देश के लोग दूसरे देश में जाते हैं, वे अलग संस्कृति के होते हैं, अलग धर्म के होते हैं, उनका अलग रहन सहन होता है, तो वे उस देश में जाके उसका प्रभाव छोड़ते हैं। जैसे कि पाश्चात्य जब ब्रिटेन का भारत पे अधिकार था तो क्या हुआ था? उससे पहले भारत की संस्कृति एक अलग तरह की थी, पहनावा, खान पान, हर चीज अलग तरह का था। लेकिन जैसे ही यूरोपीय भारत में प्रवेश किए, सब भारतीय संस्कृति पे उसका प्रभाव पड़ा, पाश्चात्य प्रभाव भारतीय संस्कृति पे पड़ा, पहनावे पे पड़ा, खान पान पे पड़ा। जो पैंट शर्ट हम नहीं पहनते थे, पहले पुरुष क्या पहनते, धोती या अन्य कमीजें पहनते थे, लेकिन पाश्चात्य प्रभाव के बाद क्या हुआ, शर्ट और कमीज पहना जाने लगा। इस तरह से हर चीज में बहुत सारे लोग ईसाई धर्म को अपना लिए, खान पान में भी अंतर पाया गया। तो जब एक देश के लोग दूसरे देश में चले जाते हैं तो उस संस्कृति को प्रभावित करते हैं और वहां पे जो समुदाय होता है वो अलग बन जाता है। वे अपने जाति धर्म के देश के लोगों के साथ एक अलग समुदाय बनाते हैं, फिर वही विभिन्नता पाया जाता है। तो ये था विभिन्नताओं में सामंजस्य और टकराव। अब जो है अगला पॉइंट वो है सामाजिक विभाजनों की राजनीति। सामाजिक विभाजनों की राजनीति। सामाजिक विभाजनों की राजनीति देखिए, सामाजिक जो विभाजन है, सामाजिक विभाजन है वो राजनीति को किस प्रकार प्रभावित करती है। यानी कि सामाजिक जो विभाजन है वो राजनीति को किस प्रकार प्रभावित करती है। इसके साथ साथ राजनीति का सामाजिक विभाजन से क्या लेना देना है। सामाजिक विभाजन जो होता है किसी भी देश में, वो उस देश की राजनीति को किस प्रकार प्रभावित करती है, या जो राजनीति है उसको सामाजिक विभाजन से क्या लेना देना। देखिए, हर जिन देशों में लोकतंत्र है, लोकतंत्र वाले जितने भी देश हैं, वहां पे क्या होता है कि जो राजनीति होता है, राजनीतिक दल होते हैं, उनका दूसरे राजनीतिक दलों से क्या होता है, प्रतिद्वंदिता होती है। यानी कि एक राजनीतिक दल का, लोकतंत्र वाले देशों में एक राजनीतिक दल का दूसरे राजनीतिक दलों से प्रतिद्वंदिता होती है। अब यही प्रतिद्वंदिता क्या करती है कि अलग समुदायों के बीच क्या कह सकते हैं कि उनमें रोड़ा डालने का काम करती है। यानी कि जो समुदाय के लोग हैं, हर क्षेत्र में अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं, हर जगह हर राज्य में अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं। तो वहां पे राजनीतिक दल क्या करते हैं, उन लोगों के बीच खाई का काम, यानी कि उन्हें बांटने की कोशिश करते हैं, उनको कुछ लाभ देकर उन्हें बांटे। जैसे कि उच्च वर्ग के लोग हैं, निम्न वर्ग के लोग हैं, तो क्या करेंगे, निम्न वर्ग के लोगों को लोभन देकर उन्हें उच्च वर्ग से लोगों से अलग करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसी राजनीति क्या होती है, ऐसी राजनीति उस देश के लिए काफी क्या होता है, खतरनाक होता है, और वही क्या करता है, राजनीतिक विभिन्नता को जन्म देता है। ये जो लोकतंत्र में राजनीतिक दल होते हैं, प्रतिद्वंदिता होती है, यही अपने हित के लिए, अपने पार्टी को जीत दिलाने के लिए ये आपस में क्या करते हैं, समुदायों में खाई का काम करते हैं, उन्हें अलग तरह से बांटने का काम करते हैं। और इस प्रकार की राजनीति किसी भी देश के लिए काफी खतरनाक होती है, और यही राजनीति क्या करती है, देश में विभाजन की स्थिति पैदा करती है। क्योंकि हमने देखा था कि जो श्रीलंका में क्या हुआ था, श्रीलंका में या बेल्जियम में क्या हुआ, ये सब इसके उदाहरण हैं, इसके राजनीतिक विभिन्नताओं की राजनीति के। अब अगला पॉइंट क्या है, परिणामों का दायरा।
तो सामाजिक विभाजन में राजनीति नहीं होनी चाहिए, और वो भी राजनीति ऐसी होनी चाहिए जो उस समाज के लिए हितकर हो। प्रतिद्वंदिता की राजनीति ना के बराबर होनी चाहिए। अपने लाभ के साथ साथ वहाँ के नागरिकों के लाभ या अपने देश के लाभ के बारे में भी सोचना चाहिए। देखिए, हमने इससे पहले आयरलैंड के बारे में पढ़ा है। आयरलैंड के बारे में क्या पढ़ा कि उत्तरी आयरलैंड जो है वो, उत्तरी आयरलैंड में किस तरह से क्या करना है। देखिए, उत्तरी आयरलैंड जो है वो ब्रिटेन का हिस्सा है, और उत्तरी आयरलैंड ब्रिटेन का हिस्सा है। और उसके साथ साथ क्या होता है कि उत्तरी आयरलैंड ब्रिटेन का हिस्सा होने के साथ साथ वहाँ पे कौन सा धर्म है, ईसाई धर्म है। और वहाँ पे ईसाई धर्म जो दो भागों में बटा हुआ है, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक। अब क्या होता है कि वहाँ पे जो प्रोटेस्टेंटों की संख्या है, उत्तरी आयरलैंड में प्रोटेस्टेंटों का जो जनसंख्या है वो कितना परसेंट है, 53%। उत्तरी आयरलैंड में प्रोटेस्टेंटों का जो परसेंट है कितना है, वहां पर 53% लोग प्रोटेस्टेंट धर्म के रहते हैं, जो ईसाई धर्म के ही हैं। और 44% लोग जो हैं वो किस धर्म के हैं, कैथोलिक धर्म के। 53% है कहाँ के, 53% है प्रोटेस्टेंट और 44% है कैथोलिक। अब ये कैथोलिक लोग हैं, जो 44% लोग रहते हैं, उनके बारे में जो चिंता करने की प्रवृत्ति है, उनकी तरफ से कौन सी पार्टी मांग करती है, उनकी तरफ से कौन सी पार्टी लड़ती है, नेशनलिस्ट पार्टी। क्या नाम है उसका, नेशनलिस्ट पार्टी। ये जो नेशनलिस्ट पार्टी है वो क्या करती है, इनका प्रतिनिधित्व करती है, किसका, कैथोलिकों का। कैथोलिकों की संख्या कितनी है, 44% है। ये रोमन कैथोलिक लोग हैं, रोमन कैथोलिक, जिनकी संख्या कितनी है, 44%। और इनका प्रतिनिधित्व कौन करता है, नेशनलिस्ट पार्टी। वहीं पे जो 53% है प्रोटेस्टेंट धर्म वाले, उनका प्रतिनिधित्व कौन करता है, उनका प्रतिनिधित्व जो करता है वो है यूनियनिस्ट पार्टी। यूनियनिस्ट पार्टी जो है, यूनियनिस्ट पार्टी प्रोटेस्टेंट धर्म वालों का प्रतिनिधित्व करती है, और उनकी संख्या कितनी है, 53%। और जो 44% है रोमन कैथोलिक, उनका प्रतिनिधित्व कौन करता है, नेशनलिस्ट पार्टी। अब देखिए, नेशनलिस्ट पार्टी का क्या मांग है, नेशनलिस्ट पार्टी का क्या मांग करती है कि उत्तरी आयरलैंड जो है उसको आयरलैंड गणतंत्र में मिला लिया जाए। नेशनलिस्ट पार्टी जो कैथोलिकों का प्रतिनिधित्व कर रही है, उनका मांग ये है कि उत्तरी आयरलैंड को आयरलैंड गणराज्य में मिला लिया जाए। ऐसा क्यों, क्योंकि आयरलैंड गणराज्य में कैथोलिकों की संख्या ज्यादा है। वहीं दूसरी जो पार्टी है यूनियनिस्ट पार्टी, उसकी वो चाहते हैं ब्रिटेन में ही वे रहें, वे अलग होना नहीं चाहते हैं। यूनियनिस्ट पार्टी का मुख्य मांग क्या है कि वे ब्रिटेन में ही रहें। अब ये ऐसा क्यों चाहते हैं, क्यों, क्योंकि ब्रिटेन जो है वहां पे प्रोटेस्टेंट धर्म के लोग ज्यादा रहते हैं। यूनियनिस्ट पार्टी जो प्रोटेस्टेंट धर्म के अनुयायी है, इसको प्रतिनिधित्व करने वाले हैं, उनका मांग क्या है कि हम ब्रिटेन में ही रहेंगे। क्यों, क्योंकि ब्रिटेन जो है वहां पे प्रोटेस्टेंटों की संख्या क्या है, बहुत ही ज्यादा है। अब इसी को लेकर दोनों में प्रोटेस्टेंट यानी कि यूनियनिस्ट पार्टी और नेशनलिस्ट पार्टी आपस में क्या होते हैं, लड़ते झगड़ते हैं, हिंसा होती है। और उस हिंसा के कारण हमेशा लड़ते रहे, और उस हिंसा के कारण सैकड़ों लोग मारे गए। यानी कि उसमें पुलिस बल भी शामिल रहा, उसमें नागरिक भी शामिल है। इन दोनों के, यूनियनिस्ट पार्टी और नेशनलिस्ट पार्टी के आपस में टकराने के कारण सैकड़ों लोग मारे गए। अब बाद में क्या हुआ कि ब्रिटेन की सरकार ने नेशनलिस्ट पार्टी जो कैथोलिकों का प्रतिनिधित्व करती है, उनके साथ संधि कर ली। ब्रिटेन की सरकार ने इन नेशनलिस्ट पार्टी से संधि कर ली, आगे हिंसा नहीं होगा, और मतलब कि इनकी मांगों को मान लिया जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि हिंसा जो था वो धीरे धीरे समाप्त हो गया। लेकिन क्या हुआ, इनका तो जो हिंसा था वो धीरे धीरे शांतिपूर्वक समाप्त हो गया। लेकिन वहीं पे यूगोस्लाविया था, लेकिन यूगोस्लाविया का क्या हुआ, वो वर्ग और धर्म के आधार पे धीरे धीरे क्या हुआ, बट गया। वहां की जो मांगे थी उसको स्वीकार नहीं की गई, वर्ग और धर्म के आधार पर बट गया। और क्या हुआ, यूगोस्लाविया का जो था उसके कई टुकड़े हो गए, यानी कि यूगोस्लाविया जो था वो कई भागों में बट गया। तो ये जो असमानताएं जो थी कि इनका तो
आयरलैंड का जो आयरलैंड, उत्तरी आयरलैंड की जो समस्या थी वो हल हो गई, ब्रिटेन की सरकार ने उनकी मांगों को मान लिया, उसकी समस्या हल हो गई। लेकिन यूगोस्लाविया जो वहीं का यूरोप का एक छोटा सा देश है, वहाँ की समस्याएं समाप्त नहीं हुई और हिंसा हुआ, और फिर वो क्या हुआ, कई भागों में जो यूगोस्लाविया था वो बट गया। तो ये समस्याएं इन देशों की थी। अब देखिए ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, ऐसे बहुत सारे उदाहरण के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि राजनीति जो होती है सामाजिक विभाजन मेल नहीं हो सकता। राजनीति में जो राजनीति है उसमें सामाजिक विभाजन का मेल नहीं हो सकता, क्योंकि हमने इन उदाहरणों के द्वारा देखा कि यूगोस्लाविया का कई भागों में यूगोस्लाविया विभक्त हो गया, इन दोनों पार्टियों का भी आपस में हिंसा विद्रोह होता रहा, एक संघर्ष होता रहा। तो राजनीति सामाजिक विभाजन से मेल नहीं खा सकती है। बहुत कम ऐसा देखा जाता है कि राजनीति सामाजिक विभाजन से मेल खाए। अब अगला पॉइंट क्या है, तीन आयाम। ये तीन आयाम मतलब तीन तरीके ऐसे हैं, अगर तीन तरीकों से काम लिया जाए तो उस देश में सामाजिक जो विभाजन है वो नहीं होगा, या होगा भी तो वह हिंसात्मक तरीके से नहीं होगा, विभिन्नताएं नहीं पाई जाएंगी, समस्याएं उस देश में उत्पन्न नहीं होंगी। तो इसमें पहला क्या है, पहला पॉइंट तीन आयाम में पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट ये है कि अगर लोगों को अपने पहचान के प्रति आग्रह की भावना, अगर लोगों में अपने पहचान के प्रति आग्रह की भावना हो तो क्या होगा, अगर लोग, पहला पॉइंट क्या, अगर लोगों में अपने पहचान के प्रति आग्रह की भावना हो तो क्या होगा कि लोग क्या करें, अपने आप को विशिष्ट, जब लोग आपको विशिष्ट समझते हैं, किसी समुदाय से अपने आप को अलग मानने लगते हैं, तो वहीं पे क्या होता है, विभिन्नताओं का जन्म होता है। लोग अपने आप को क्या समझने लगते हैं, जब लोग अपने आप को विशिष्ट समझने लगते हैं और उन समुदाय के लोगों से अपने आप को अलग समझने लगते हैं, तो वहीं पे क्या होता है, विभिन्नताओं का जन्म होता है। जैसे कि अगर जो था उत्तरी आयरलैंड जो था, अगर अपने आप को सिर्फ प्रोटेस्टेंट और कैथोलिकों के बारे में नहीं सोचता, उत्तरी आयरलैंड के जो नागरिक थे प्रोटेस्टेंट और कैथोलिकों के बारे में नहीं सोचते, अपने आप को प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक नहीं मानते, तब क्या होता है, उत्तरी आयरलैंड के लोग अगर अपने आप को प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक नहीं मानते तो हो सकता था कि वहां पे सामाजिक विभाजन न होता है। इन्होंने क्या किया, अपने आप को प्रोटेस्टेंट माना, इन्होंने अपने आप को कैथोलिक माना, तो आपस में क्या हुआ, संघर्ष हुआ। अगर ये अपने आप को उत्तरी आयरलैंड के नागरिक मानते, अपने आप को उस देश के नागरिक मानते, तब क्या होता, तो वो समस्याएं क्या होती, समाप्त होती, वहां पे वो समस्याएं आती नहीं। जैसे कि भारत है, भारत इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि भारत में क्या होता है, भारत एक बड़ा देश है और भारत में सभी लोग अपने आप को भारतीय मानते हैं, उसके बाद वे क्या मानते हैं, उसके बाद वे अपने प्रदेश के मानते हैं, अपने धर्म के मानते हैं, अपने वर्ग के मानते हैं, अपने गांव के, अपने समुदाय के, उसके बाद उसको क्या कहते हैं उसको, सबसे पहले अपने आप प्रमुख क्या मानते हैं, अपने आप को उस देश का नागरिक, उसके बाद जो होता है बाद की समस्याएं जो है कि वो उस प्रदेश के हैं, वो उत्तर प्रदेश के हैं, वो महाराष्ट्र के हैं, वो हिंदू धर्म के हैं, वो मुस्लिम धर्म के हैं, वो उच्च जाति के हैं, निम्न जाति के हैं, उसको उसके बाद वो रखते हैं। सबसे बड़ा जो उनका मुख्य इंपॉर्टेंट वो क्या चीज है, तो वो भारत के निवासी हैं। तो ये समस्याएं उन देशों में थी, उत्तरी आयरलैंड में थी, जिसके कारण क्या हुआ, इनका विभाजन होता रहा, इनका संघर्ष होता रहा। अब दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट यह है कि किसी भी समुदाय की मांगों को अगर राजनीतिक दल कैसे उठा रहे हैं, किसी भी मांग, कोई भी मांग है, किसी भी देश के नागरिक कोई मांग कर रहे हैं, तो उस मांग को राजनीतिक दल कैसे उठा रहे हैं, संविधान के दायरे में रहकर और दूसरे समुदाय को नुकसान न पहुंचे। तो ऐसी स्थिति में अगर समुदाय के संविधान के दायरे में अगर राजनीतिक दल कोई मुद्दा उठा रहा है, कोई मांग उठा रहे हैं लोगों का, तो वह संविधान के अनुरूप हो, संविधान के दायरे में हो और किसी भी समुदाय के लोगों को नुकसान न पहुंचे, तो उस मांग को मान लेना चाहिए। तो वो मांग मानने लायक हो सकता है। जैसे कि क्या हुआ था कि श्रीलंका में क्या हुआ था, पिछले अध्याय में आपने क्या पढ़ा था पहले में, कि श्रीलंका में लोगों ने कौन सी मांग रखी, सिंहलियों के लिए श्रीलंका, सिंहलियों की श्रीलंका।
इसका मतलब क्या होगा, जो श्रीलंका में लोगों ने मांग रखा था वो मांग ये था कि सिंहलियों की श्रीलंका, यानी कि श्रीलंका किसकी है, सिर्फ सिंहलियों की, जहाँ पे वहां पे दो जातियां थी, एक सिंहली था और एक तमिल, दो मुख्य जातियां थी, सिंहली और तमिल। तो इनका मांग क्या था, सिंहलियों की श्रीलंका, यानी कि श्रीलंका किसका होना चाहिए, सिंहलियों का होना चाहिए। तो ये तमिलों के साथ क्या हुआ था, तो इससे तमिलों के साथ ये कह सकते हैं कि तमिलों के साथ भेदभाव किया गया, उस मांग में क्या किया गया, तमिलों के साथ भेदभाव किया गया। क्यों, क्योंकि जब यहाँ पे सिंहली भी रह रहे हैं तमिल भी रह रहे हैं, तो देश किसका है, दोनों का होना चाहिए, न कि किसी एक का। तो यहाँ पे उनके साथ क्या किया गया, भेदभाव किया गया था। वही जो युगोस्लाविया में हुआ था, युगोस्लाविया की मांगों ने क्या किया, युगोस्लाविया की ऐसी मांगे थी जो उस देश की सीमा के अंदर नहीं हो सकती थी। श्रीलंका की तो मांगों को मान लिया गया था, इनके साथ क्या किया गया, भेदभाव किया गया। श्रीलंका में सिंहलियों की श्रीलंका, ये उनकी, इनको सिंहलियों को उच्च दर्जा दिया गया, लेकिन युगोस्लाविया में जो मांग थी वो उस देश की सीमा के परे थी, यानी उस देश की सीमा में जो समस्याओं का हल नहीं निकाला जा सकता था। अब अगला पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट है सरकार का रुख। इसका है सरकार का रुख, यानी कि सरकार जो है इन मांगों पर कैसी प्रतिक्रिया देती है। सरकार जो है, सरकार का रुख में यानी कि सरकार इन मांगों की प्रतिक्रिया कैसी देती है। जैसे कि उदाहरण में हमने क्या देखा, बेल्जियम और श्रीलंका के उदाहरण में हम देख चुके हैं कि क्या हुआ था, अगर उनकी मांगों को, जो बेल्जियम श्रीलंका की अगर मांगों को, जो कि वहां पे अल्पसंख्यक लोग थे, उनकी अल्पसंख्यकों की मांगों को अगर मान लिया था, ईमानदारी से सरकार मान ली होती, तो क्या होता, वहां पे सामाजिक विभाजन नहीं होता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। सरकार ने क्या किया, सरकार ने उन मांगों को एकता मान कर, यानी कि एकता, देश में एकता बनाए रखने के लिए उन मांगों को क्या किया, दबा दिया। यह कहा गया कि देश में एकता को बनाए रखने के लिए, यानी सरकार क्या चाहती है, देश में एकता को बनाए रखना चाहती है, इसलिए उन मांगों को दबा दिया गया। तो कभी कभी ऐसा क्या होता है, इस प्रकार से जबरदस्ती यानी ताकत के दम पर किसी भी मांग को, अगर वो मांग क्या है, वो मांग अगर सही है, तो ताकत के दम पर अगर हम उस मांग को दबाने की कोशिश करेंगे, तो कभी कभी क्या होता है, वो उस देश के लिए, वो उस देश का जो, देश के लिए जो सरकार अच्छा करना चाहती है, उसके विपरीत क्या होता है, वो देश का अच्छा ना होकर बुरा हो जाता है। यानी कि विभाजन, उस हिसाब से क्या हुआ, वहां पे विभाजन की स्थिति पैदा हो गई और विभिन्न समस्याएं हिंसा का रूप ले ली थी, जिसके कारण तमाम प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा। लेकिन तो अगर सरकार अच्छी है, ईमानदारी से काम कर रही है, और अगर कोई भी मांग आ रहा है, यानी कि मांग कोई भी समुदाय कर रहा है, अगर मांग वो सही है, तो उस मांग को मान लेना ही उचित है। क्योंकि हर जगह सामाजिक जो विभाजन होता है, वो हर जगह किसी भी देश में, हर क्षेत्र में, यानी कि हमेशा ये हम नहीं कह सकते कि सामाजिक जो विभाजन है वो उस देश के लिए खतरा है। कभी कभी क्या होता है, सामाजिक विभाजन उस देश के लिए अच्छा भी होता है, क्योंकि उस देश को तब पता चलता है कि इसके क्या लाभ या क्या हानियां हो सकती हैं। तो सामाजिक विभाजन ये हम नहीं कह सकते हमेशा कि वो देश के लिए खतरा ही उत्पन्न करता है। तो ये था आज का पॉइंट, कुछ पॉइंट थे जिसको मैंने आपको समझाने की कोशिश की, और ये अध्याय यहीं पे समाप्त होता है। आई होप आपको ये सामाजिक असमानताएं, विभिन्नताएं जो है, और उससे क्या लाभ क्या हानियां हो सकती हैं, आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।